चलिए तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे लिखा जाएगा। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हमने पढ़ लिया था ये बात आराम से कि एक अगर पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है इसकी वजह से किसी डिस्टेंस आर पे अगर फील्ड निकालना था तो आता था के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक हो गया था। देन हमने कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम मतलब जैसे एक रॉड ले ली, इस रॉड पे पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हमने नॉन यूनिफॉर्म नहीं किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में अगर मैंने एक एक्सियल पॉइंट लिया था, इस एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला था, कैसे किया हमने, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो इसी टाइप के सारे डेरिवेशंस हैं। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग पोजीशंस के लिए बात करने वाले हैं। तो हमने एक रॉड के लिए एक्सियल पॉइंट देखा। एक्सियल पॉइंट मतलब अलोंग द एक्सिस जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे, वो किसी डी डिस्टेंस पे से था और इसकी लेंथ एल थी। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहली बात इसके लिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी देखी, कितनी आई थी, लैम्डा, इसको डिनोट करते हैं क्यू बाई एल से। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट हो सकता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरा लिखे ना, सिर्फ लैम्डा दे दे, तो ये लैम्डा डिनोट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ कैसे हमने इसको डिराइव किया, तो सबसे पहले एक एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया। एलिमेंट कैसा था, एक पॉइंट के बराबर एलिमेंट था, बहुत छोटा सा एलिमेंट था। तो वो एलिमेंट छोटा सा dx लेंथ का लिया हमने। पहले इसका चार्ज लिखा dq, कैसे लिखेंगे, तो डेंसिटी है, लेंथ है, dq लिख सकते हैं। dq हमने लिखा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा की वैल्यू पुट करी, दिस इज dq। देन कहां से लिया था ये, यहां से x डिस्टेंस पे लिया। अब यहीं से x डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करी मैंने, मैं x इधर से भी ले सकता था, मैं x यहां से भी ले सकता था, मैंने यहीं से क्यों लिया, क्योंकि मुझे जो फील्ड चाहिए वो उसी पॉइंट पे चाहिए। तो अब ये सिस्टम ना थोड़ा आसान हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गई, इसलिए मैंने x यहाँ से लिया। तो देखो क्या हुआ, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मुझे फील्ड पता करना है, ये हिसाब हो गया। तो इसके लिए अपन जानते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे x है तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, चार्ज डी क्यू है, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर मैंने बताया था इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या लगानी है, तो जहां से चार्ज शुरू होता है जहां पे खत्म होता है लास्ट चार्ज, वहां सब की लिमिट लगेंगी। वेरिएबल है x, जब x यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ तो पहला चार्ज इसको मिला होगा यहाँ पे, एंड दिस डिस्टेंस इज d, मतलब लोअर लिमिट आप लगाओगे d पे। अपर लिमिट x यहाँ से चल रहा है, अंतिम लास्ट चार्ज इसको मिलेगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d प्लस एल के बराबर हो गई। तो ये अपर लिमिट लग गई l प्लस डी के बराबर। अब इंटीग्रेशन हमने किया था, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना था, विच इज -1/x। -1/x को लिमिट लगा के जब सॉल्व किया तो फाइनल आंसर हमें मिला ये। क्लियर, तो ये चीज मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं निक। निक जो है भाई ये अपना म्यूट कर लो, नाइस। ओके, सो आई गेस आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं कि कैसे एक रॉड के लिए एक्सियल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है कि वही रॉड है लेकिन पॉइंट इस बार इक्वेटर पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो मैं फिर से एक आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ। एक ये रॉड हो गई, इस रॉड पे एक इक्वेटर पे पॉइंट है, इक्वेटर मतलब जो इसको बराबर बराबर बांटता हो, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने को फील्ड निकालना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन। चलिए तो कैसे करेंगे देखते हैं जल्दी से। ये पूरे पे चार्ज है, इधर के ये साइड भी l/2 हो गई, ये साइड भी l/2 हो गई, और ये जो पॉइंट है ये इससे a डिस्टेंस ऊपर पे है, ऐसा अपन इस पे मान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको फील्ड निकालना है तो फील्ड किस किस वजह से होगा, तो पहली बात है जितने भी चार्जेस हैं यहाँ पे सारे के सारे इस पे इस डायरेक्शन में फील्ड लगा रहे होंगे ऐसे, पर अपने को तो करना है वेक्टर सम, हर एक का वेक्टर सम करना पड़ेगा। हर एक का वेक्टर सम कैसे करें, तो फिर से एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब मैंने एक एलिमेंट लिया, लेट्स से यहाँ पे ऐसा एक एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। इस एलिमेंट की वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के से फील्ड होता है दूर, इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा। पर सोचो यहाँ सिमेट्री कुछ बन नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ सिमिलरली एक एलिमेंट इधर भी ले लेता हूँ, और इसके वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा इस डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में। अब हुआ क्या, मैंने x डिस्टेंस पे इधर भी एक एलिमेंट लिया, x डिस्टेंस पे इधर भी एक एलिमेंट लिया, इन दोनों की वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा सेम,
क्योंकि दोनों सिमिलर एंगल बनाएंगे, यहाँ से दोनों का एंगल थीटा थीटा बनेगा। अब मेरे पास चीजें समझ में आ गई कि भैया दोनों डीई डीई बन रहे हैं, इन दो को मैं एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इन दोनों के कंपोनेंट्स लूंगा तो ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और दोनों के ये वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया पूरा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अपन x पे जाके दोनों तरफ से एक एक एलिमेंट लेते हैं। तो x पे गया, एक dx का एलिमेंट यहाँ लिया, x पे इधर भी गया, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, dx विड्थ के दोनों एलिमेंट मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, इनका चार्ज dq होगा और dq हम लिख सकते हैं, पहले भी हमने लिखा था लैम्डा बाई एल, सॉरी लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा हमने पहले भी लिखा था q बाई एल इंटू dx। सो दिस इज dq। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वही टोटल चार्ज q है इसका और टोटल लेंथ l है, ये अपन लेके चलते हैं। okay. अब अपने को चाहिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो मैं फील्ड बनाऊंगा इसकी वजह से फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में ऐसा, और इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में ऐसा। ऐसे दोनों फील्ड्स बनेंगे, दोनों के ये जो एंगल बनेंगे सेम बनने वाले हैं, थीटा और थीटा, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। दोनों की ये लेंथ x है, ये दोनों में कॉमन है a, और दोनों का ये एंगल 90-90 है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो दोनों के ये एंगल भी थीटा थीटा सेम बनने वाले हैं। ओके, अब अगर एंगल थीटा सेम है, ये डीई सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर r है तो दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का फील्ड भी सेम आएगा। तो डीई डी यहाँ से आ गया। उनके कंपोनेंट्स अगर मैं लेता हूँ तो सोचो ये एंगल थीटा है, तो आप देख पा रहे हो कि ये एंगल भी थीटा होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों का डीई साइन थीटा इस तरफ आएगा, इधर भी डीई साइन थीटा आएगा, और हमें ये बात समझ में आती है कि ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। बचेंगे दोनों के ऊपर वाले कंपोनेंट विच इज डीई कॉस थीटा, और दो है तो मैं इसको 2 डीई कॉस थीटा कर देता हूँ, क्योंकि दोनों का एक एक कंपोनेंट ऊपर आने वाला है। तो अब जो नेट फील्ड आया इस पॉइंट पे वो किधर आया, ऊपर की तरफ आया, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स तो आपस में हो गए कैंसिल। तो इस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है, जो भी फील्ड है वो इक्वेटर इसी लाइन की तरफ है, ऊपर की तरफ ऐसा। तो बस अब अपना काम हो जाएगा। अपने को क्या करना है, नेट फील्ड कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 2 DE cos थीटा, दिस विल बी द नेट फील्ड। अब इसको इंटीग्रेट करना भी एक चैलेंज है, देखो कैसे करते हैं। इंटीग्रल 2 DE अपने को पहले लिखना है, DE ये चार्ज है DQ, ये डिस्टेंस है R, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड आया वो था DE। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना लिखा जाता है, तो K dq बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा DE इंटू कॉस थीटा। ओके, इंटीग्रल 2K बाई आर स्क्वायर DQ इज Q बाई L dx इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये थीटा जो है ना ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे कह रहा हूं मैं, सोचो अगर मैं एलिमेंट यहाँ पे लेता तो लाइन आप ये वाली बनाते, ये लाइन बनते ये थीटा एंगल चेंज हो गया। तो मतलब जैसे जैसे एलिमेंट शिफ्ट होगा ना वैसे वैसे थीटा भी चेंज होगा। तो एक्स के साथ थीटा भी वेरी कर रहा है, और एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल नहीं हो सकते। तो हमें थीटा को या तो एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एक्स को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और ज्यादा अच्छा क्या है कि मैं इसको थीटा में कन्वर्ट कर दूं पूरा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा मेरे पास आ रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ से लिमिट्स पे आराम से लगा पाऊंगा। ये जो मैक्सिमम एंगल बन पा रहा है, लेट्स से θ1 इज द मैक्सिमम एंगल, तो इस एंगल को मैं लिमिट के रूप में यूज कर लूंगा। तो चलो देखते हैं, पहले अपन कन्वर्ट करते हैं इसे। मैं यहाँ से लिखता हूँ इसे इंटीग्रल 2KQ बाय L, ये तो है, कॉस थीटा भी आपके पास है। अब अपने को चाहिए आर स्क्वायर और dx, इन दोनों को अपने को थीटा में कन्वर्ट करना है। आर की बात अगर करें तो आर को मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये आर है, ये लेंथ आर है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, दिस इज एक्स, दिस इज ए। तो आर को यहाँ पे लिखा जा सकता है इस ट्राइंगल में, दिस इज आर, दिस इज एक्स, दिस इज थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ आर को एक्स बाई साइन थीटा। इस बात पे कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, आर इज इक्वल टू एक्स बाई साइन थीटा इस ट्राइंगल में।
ठीक है, ट्राइंगल ऐसा है, उल्टा बना दिया, ट्राइंगल ऐसा है, दिस इज आर, दिस इज एक्स, दिस इज थीटा। तो ये चीज लिखी जा सकती है। अब यहाँ से एक्स को लिखूंगा मैं डी, या चलो इसको ऐसा ही रहने देते हैं, आर को आपने लिख लिया ये। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक और चीज इसी में, कि ये है ए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ से x आपको मिल गया a टेन थीटा, और मुझे डिफरेंशिएट करना है क्योंकि मुझे dx चाहिए, dx आपको मिल जाएगा यहाँ से a टेन थीटा का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर थीटा, सो a सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों चीजों को मैं यहाँ पुट करता हूँ, r को और dx को इधर पुट करते हैं। तो पहले आपके पास आ रहा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर ना करके अपन कॉस में लिख लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि सारी चीजें कॉस में आ रही है। तो इसको अपन ऐसा लिखते हैं कॉस की टर्म में। देखो यहाँ पे आर का कॉस के साथ क्या रिलेशन बनेगा, ए बाई कॉस थीटा, ये रिलेशन इस ट्रायंगल से बन रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ ए बाई कॉस थीटा, ये भाई ठीक ठीक है, आर स्क्वायर, और dx की जगह आप लिख पा रहे हैं a सेक स्क्वायर थीटा, ये कर लिया। अब इसको अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं, बाय एल, इधर से आया a स्क्वायर बाहर, ऊपर से एक a आया, ऊपर बन रहा है cos थीटा, नीचे cos क्यूब थीटा आ जाएगा, इधर से सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और आएगा दी थीटा, यहाँ पे आएगा दी थीटा। ये आपका पूरा टर्म बन गई। देखो कैसे आया, फिर से बताता हूँ, ये cos स्क्वायर थीटा नीचे था, ऊपर आएगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, ये एक a यहाँ पे है, a स्क्वायर यहाँ जो बनेगा वो रखा हुआ है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ये अपने पास पूरा वेक्टर बन गया। अब अपन देखते हैं इसको, 2kq बाय एल, नीचे बचेगा एक a सेक स्क्वायर थीटा और cos क्यूब, एक cos बचेगा क्योंकि सेक इज 1 बाई cos, तो यहाँ बचा cos थीटा डी थीटा। अब अपना चीजें आसान हो गई है, क्यों, क्योंकि ये तो है एक पूरी कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन से बाहर ली जा सकती है। इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा बहुत आसानी से आप जानते हैं होता है sin थीटा, तो दिस इज 2kq बाय al sin थीटा। अब बात आती है लिमिट की, कि लिमिट कहां से कहां तक इस पे लगाई जाए। ठीक है, तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएं बताएं जल्दी से, लिमिट कैसे लगेगी इस पे। मैंने बोला कि हमें थीटा की लिमिट चाहिए क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, थीटा। तो अपन देखते हैं थीटा कैसे वेरी कर रहे हैं। ये जो रॉड है, नीचे रॉड बना रखी है, आपने यहाँ जब एलिमेंट लिया तो आपने इसको बोला थीटा है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, लेकिन टोटल कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक l/2 तक ये जा सकता है। अगर l/2 तक जा सकता है तो ये मैक्सिमम एंगल है जो ये कवर कर पाएगा, दिस इज θ1। θ1 इज द मैक्सिमम एंगल जो यहाँ बन पाएगा, क्योंकि उससे आगे तो कोई रॉड है नहीं, तो यहाँ तक आने वाला कोई बनेगा नहीं, तो जो भी बने सकता है वो यहीं तक बन सकता है। थीटा जो आप वेरी कर सकते हो वो मैक्सिमम θ1 तक वेरी कर सकते हो, और मिनिमम आपने थीटा यहाँ से मेजर करना शुरू किया है, मिनिमम आप 0 से कर सकते हो। तो 0 से θ1 तक ये आपकी लिमिट बन जाएगी यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पुट करते हैं, लिमिट फ्रॉम 0 टू θ1। अब देखते हैं क्या आ जाएगा, 2kq बाय al साइन θ1 माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आया साइन θ1, साइन θ1 आपके पास सारी चीजें हैं, ये डिस्टेंस l/2 है, ये a है, तो आपका जो ट्राइंगल बेसिकली बन रहा है वो बन रहा है ऐसा कि दिस एंगल इज θ1, दिस डिस्टेंस इज l/2, दिस डिस्टेंस इज a। हम पाइथागोरस से ये बता सकते हैं a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो साइन थीटा मैं रखूंगा यहाँ पे l/2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बाई l, ये तो 2kq बाई al साइन θ1 की जगह रखा जाएगा l/2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर, 2 से 2 कैंसिल, एक l से l कैंसिल, kq बाई a root over a square plus l square by 4. This is the electric field at the equatorial point. तो यस, क्वेश्चन में काफी कुछ इसमें आता है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है यहाँ तक पूरा?
यस और नो एक बार जल्दी से बताएंगे। यस सर। देखो इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन इसका थोड़ा सा टफ था मैं मानता हूँ, लेकिन हमें इसकी आदत अब डालनी पड़ेगी, अब करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन ऐसे हमें। मैथ्स वालों के लिए ठीक है, देखो नीट वाले बच्चों के लिए वैसे भी इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आप चाहो तो सीधा रिजल्ट याद रख सकते हो और इसमें और कोई वेरिएशन नहीं आएगा आपके लिए। जेई वाले बच्चों के लिए इसमें वेरिएशन भी आ सकता है, जेई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ते हो पूरा, तो इंटीग्रेशन से आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो इसमें आपको वेरिएशन भी दे देते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए इतना सफिशिएंट है, हाँ इतना जरूर समझ में आना चाहिए। तो फिर से बता देता हूँ क्या किया। पूरी रॉड थी, पूरी रॉड पे हम एक तरफ एलिमेंट लेके काम नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं बन रही थी, तो हमने दोनों तरफ एलिमेंट लिए, हमने बीच से गिनना शुरू किया। ठीक है, दोनों तरफ एलिमेंट लिए, तो अब हमें जो काम करना है, ये 2 DE cos थीटा आया, इसको इंटीग्रेट करना है और एक ही तरफ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी हम इसको ले चुके हैं, तो अगर सिर्फ इधर का इंटीग्रेट करेंगे इधर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने वाली बात थी, उसमें हमें इसको पूरा पहले थीटा में कन्वर्ट करना पड़ा एंड देन हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो अच्छा एक मेथड है ये, हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर से बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन जो किया ना, सबसे टफ इंटीग्रेशन यही था जो अभी तक हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब जो इंटीग्रेशन आने वाले हैं वो काफी आसान आने वाले हैं, तो डोंट वरी, ये एक हमने अच्छा क्वेश्चन अभी कर लिया है। ओके, सो ये रिजल्ट आपको एज इट इज ध्यान देना चाहिए। अब इस रिजल्ट में कुछ बातें हैं जो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। कि आपने रिजल्ट देखा था ऐसा कि ये एल लेंथ का है और इससे ऊपर ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे थे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये आपने यहाँ से अभी बताया। अब इसमें कुछ बातें हैं, जैसे पहला केस ये होता है कि इफ ए इज मच मच मोर देन एल, अगर ए जो है वो एल से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब ए बहुत दूर वाला पॉइंट है, एक रॉड रखी उससे बहुत दूर एक पॉइंट, तो सोचो कि बहुत दूर से जब एक कोई फाइनाइट रॉड को आप देखोगे बहुत दूर से, तो वो एक पॉइंट की तरह दिखेगी, अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो तो एक पॉइंट की वजह से जो फील्ड आना चाहिए वही फील्ड इसकी वजह से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको कर भी सकते हैं कि अगर ए बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप देखो यहाँ से ये एल स्क्वायर बाई 4 इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट कर किया जा सकता है ना, आप इसको ऐसा मान सकते हो। इसको थोड़ा सा और सही करके लिख लें तो एलसीएम मैं ले लेता हूँ ऊपर, नीचे एलसीएम लूंगा तो 4 अंडर रूट में है वो ऊपर आ जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाय ए रूट ओवर 4A स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा एक एलसीएम लेके इसमें बना सकते हैं। अब सोचो कि मैं कह रहा हूँ कि एल बहुत छोटा है, जब एल बहुत छोटा है तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो गई, बाहर क्या आया 2A स्क्वायर, बाहर सॉरी 2A, एक ए ऑलरेडी था तो बाहर नीचे बन गया 2A स्क्वायर, ऊपर ऑलरेडी 2KQ है, 2 से 2 कैंसिल KQ बाई ए स्क्वायर, क्या ये एक पॉइंट चार्ज वाला हिसाब हो गया? यस। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, देख के भी हम बता सकते हैं कि जब इस तरीके से है तो फील्ड कितना आ जाएगा KQ बाई ए स्क्वायर, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि इतनी दूर से आप देख रहे हो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। दूसरा इसमें केस आता है कि अगर L इज मच मच मोर देन A, मतलब अगर लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, एक्चुअली देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनाइट लेंथ का, कोई भी लेंथ इनफाइनाइट हम नहीं बना सकते, इतना लंबा चार्ज हम नहीं बना सकते। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि एक अगर रॉड है, जैसे ये एक रॉड है, इस पे पूरे पे चार्ज है और एक छोटा सा पॉइंट आप बिल्कुल इसके एकदम पास में लाके रख दो, एकदम पास में लाके रख दो, टच नहीं करना है, बिल्कुल पास में एक पॉइंट है। सोचो उस पॉइंट से जब आप इस पूरी रॉड को देखोगे तो क्या ये इनफाइनाइट दिखेगी? ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आप बहुत पास में आ गए। तो अगर ये ए डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, मतलब पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आ गया एकदम पास में, तो क्या होगा? तो इस बार आप ए को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर पाएंगे और एल की वजह से आप देखेंगे, तो देखो कैसे नेग्लेक्ट करेंगे। दिस इज 2KQ बाय, इस बार मैं एल को बाहर ले लेता हूँ, तो एल स्क्वायर जैसे ही बाहर आया तो एल बाहर आ जाएगा, इस ए को अपन भेज देते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 4A4 प्लस बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से ये आंसर बन जाएगा। और इसको अगर ध्यान से देखें तो
2k लैम्डा बाई ए, ये अपने पास आ रहा है। ठीक है, तो आप इस ए को एक काम करते हैं बाहर ही रहने दो, अंदर बेच के भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है इससे। ए इसको बाहर ही देते हैं और एल को बाहर ले आते हैं अंदर से, तो यहाँ आया 4a² बाई एल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। अभी ठीक है। अब सोचो कि एल जो है वो ए से बहुत ज्यादा बड़ा है। जब एल बहुत बड़ा है तो ये पूरी टर्म टेंड्स टू 0, क्योंकि a बाई एल बहुत छोटा होगा, और इसका स्क्वायर कर दो तो और छोटा हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म टेंड्स टू 0, मतलब आपके पास रूट में बचा 1, तो यहाँ से आया 2k³ बाई ए एल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि Q आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल के बराबर, तो इसको हम लैम्डा के फॉर्म में लिखते हैं 2k लैम्डा इंटू एल बाई ए एल। एल यहाँ से हट जाएगा तो आया 2k लैम्डा बाई ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन इनफाइनाइट रॉड। एक इनफाइनाइट रॉड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसलिए हम लेंथ को यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट रॉड की हम बात करते हैं तो उसमें लेंथ फिर दी हुई नहीं होती, तो हमने लेंथ को हटा दी, हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ के बारे में बात की। तो 2k लैम्डा बाई ए, ये अपना यहाँ पे आंसर आता है। अगर k की वैल्यू में रख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखो क्या आएगा। तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसी फॉर्मूला को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूलाज अपने पास आ रहे हैं ये आपको याद रखने हैं, हमेशा एक आपको टेबल बनानी है। मैं आपको एक टेबल का बता देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। इधर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इधर बताएंगे उसकी पोजीशन, यहाँ एक उसका छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जैसे अभी मैंने ऑब्जेक्ट लिया एक रॉड, पोजीशन मैंने पहले जो कल हमने मतलब पिछली क्लास में लिया था उसके लिए पोजीशन ली थी एक्सियल पोजीशन। उसका डायग्राम अब बनाएंगे एक छोटा सा, ये एक रॉड है, यहाँ पे एक एक्सियल पोजीशन है, ये डिस्टेंस d है, ये l है, इसका लैम्डा है, और इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया k³ बाई l। क्या फॉर्मूला था इसका? k³ बाई d l प्लस d। दूसरा फिर से लिखेंगे रॉड, इसके लिए पोजीशन लिखेंगे इक्वेटोरियल, फिर आप लिखेंगे इस तरीके से, ये डिस्टेंस a है, ये l है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। फिर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो अभी हमने डिराइव किया, ये k³ बाई a रूट ओवर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, या फिर ये एलसीएम वाला। फिर आप तीसरा लिखेंगे यहाँ पे अगेन रॉड इक्वेटोरियल, फिर यहाँ कंडीशन साथ में लिख देंगे a इज मच मच मोर देन l, तो आपका पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे इनफाइनाइट रॉड, फिर आप लिखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या इनफाइनाइट रॉड के लिए एक्चुअली पोजीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट रॉड ऐसा होता है ना कि आप चाहे आप यहाँ बैठ जाओ, चाहे आप यहाँ बैठ जाओ, चाहे यहाँ बैठ जाओ, दोनों तरफ आपको इनफाइनाइट ही दिखती है, तो उसमें इक्वेटोरियल की बात नहीं आती है, बस एक इनफाइनाइट रॉड की बात आती है। उस केस में आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आपने अभी जो प्रूव किया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आप सारा डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। और आज हम जितना डेरिवेशन करने वाले हैं उन सब की लिस्ट आप मुझे शाम तक भेजेंगे इस तरीके से बना के। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक बात हुई अपनी रॉड की। अब अपन बात करते हैं एक चार्ज रिंग की। जो अपना सेकंड ऑब्जेक्ट आता है चार्ज्ड रिंग। ठीक है, अब चार्ज रिंग में जो फर्स्ट आता है वो आता है सेंटर पे। सेंटर पे कितना फील्ड होगा? तो सीधी सी बात है, अगर एक रिंग यहाँ पे है और इस पूरी रिंग पे सब जगह चार्जेस हैं, पूरा यूनिफॉर्मली, अभी हम यूनिफॉर्म चार्जेस की ही बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके सेंटर पे फील्ड निकालना है मुझे। तो आप गेस कर सकते हैं सेंटर पे कितना फील्ड आएगा? एनी गेसेस? कितना? 0। क्यों? क्यों आना चाहिए 0? आंसर सही है। एफ नेट 0 हो जाएगा सर। हाँ, ई नेट
सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। देखो हाँ, सरफेस पे इसकी जो पेरिफेरी है उस पे चार्ज है, लेकिन बात ये समझने वाली है कि कोई भी एक छोटा सा चार्ज अगर मैं उठाऊं, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पॉइंट ले लिया, इस पे जो चार्ज होगा, इसकी वजह से सेंटर पे जो फील्ड आएगा ना वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब सोच, जस्ट अपोजिट भी तो एक पॉइंट है जिसके पास उतना ही चार्ज है और वो उतना ही दूर है जितना ये चार्ज था इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, उतने ही चार्ज उतने ही डिस्टेंस पे अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। तो इसका जो फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और ऐसा हर पॉइंट के लिए अवेलेबल है। आप कोई भी दो आमने सामने वाले पॉइंट ले लो, सभी एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए नेट फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई एट द सेंटर 0। क्लियर है बात? तो रिंग में ऐसी कोई खास बात है नहीं समझने वाली कि ये सेंटर पे आएगा 0 अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैं फिर बता रहा हूँ हम सारी बातें कैसे कर रहे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज वाली बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, हम सारी बातें ऐसी कर रहे हैं। ऊपर रॉड पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज था। ओके, सेकंड इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है एक्शियल पॉइंट पे। एक्शियल पॉइंट कैसा आएगा भैया? तो ये एक रिंग आपने बना ली, इससे एक्शियल पॉइंट पे अगर देखें तो इस डायरेक्शन में एक पॉइंट है, यहाँ की बात आपकी हो रही है। ठीक है, ओके। यहाँ से आपको बोला गया, लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे अपन मान लेते हैं एक पॉइंट, या ए डिस्टेंस पे मान लो एक पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस ए। इस रिंग की रेडियस है कैपिटल आर, चार्ज क्यू है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। और यहाँ पे हम लैम्डा को लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय टोटल पेरीफेरी कितनी होती है, 2 पाई आर। तो q by 2 pi r, this is the lambda here. Lambda is linear charge density if you remember. Okay, ये हो गया, रिंग की बात हो रही है। अब मुझे चाहिए इस पॉइंट पे जो एक्सिस पे है, अलोंग द एक्सिस है, इस ए पॉइंट पे मुझे चाहिए फील्ड। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेने पड़ेंगे। एलिमेंट अगर मैं लूं तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट बनाता हूं मैं छोटा सा, एक एलिमेंट बनाया लेट्स से यहाँ पे, दिस इज द एलिमेंट, ये है आर डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे मुझे इस पॉइंट पे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये जिसका फील्ड आएगा डी। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल पे थीटा आएगा, इसका जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट होगा इस डायरेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, क्या उसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो जस्ट अपोजिट इधर आएगा, इसके यहाँ पे आएगा, ऐसा आएगा। अगेन क्या यहाँ पे ये वाले जो इसके कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट के अगेंस्ट सामने जस्ट अपोजिट एक दूसरा पॉइंट अवेलेबल है, एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब हर एक फील्ड आप सोच सकते हैं इस तरीके से हर जगह फील्ड बन रहे हैं इस तरीके से। तो इनके जो जो भी कंपोनेंट्स हैं ये वाले ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो ऐड हो जाएंगे सामने वाले ऐड हो जाएंगे हमेशा। तो ये यहाँ भी बात हो जाएगी कि सामने वाले कंपोनेंट्स अपने ऐड हो रहे हैं लगातार। तो मैं यहाँ पे एक ही ले रहा हूँ फिलहाल, डी ई कॉस थीटा, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, वो मैंने समझाने के लिए बनाया था, मैं इसको भी कंसिडर नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरीके से जो दिस एंगल इज थीटा। अब अपने को बेसिकली इस डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो कर लेते हैं। उसके लिए अपने को पहले ये डिस्टेंस चाहिए आर, और ये आर तो अपने को पता है, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। 90 क्यों बन गया, क्योंकि रेडियस है और वो एक्सिस है, एक्सिस और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बात तो क्लियर है। ये रिंग है मान लीजिए, तो रिंग की एक्सिस इस तरफ होगी और रेडियस रिंग के प्लेन में होगी, हमेशा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये आर आपको आराम से मिल जाएगा, दिस आर कैन बी गिवन एज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, दिस इज आर। तो डीई आप लिख सकते हैं, डीई इज गिवन एज के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया आपका डीई। अपने को डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, सो ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, ये है आपके पास। और थीटा, तो ये थीटा भी हमेशा फिक्स होने वाला है, देखो ध्यान से यहाँ पे
cos theta is a constant quantity here. ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये डिस्टेंस a आपने फिक्स कर रखी है, ये रेडियस फिक्स है, तो ये थीटा फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप इस रिंग के कोई भी पॉइंट को उठाओगे, ये सेम एंगल यहाँ पे बनाएगा। दिस आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, पीछे से आ रहा है वो भी थीटा बनाएगा, हर एक यहाँ पे एंगल थीटा ही बनाने वाला है। तो थीटा इज कांस्टेंट, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में अपने को सब कुछ कांस्टेंट ही दिख रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो k बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा भी मैंने ले लिया, और बचा dq। अब ये सारी चीजें हैं कांस्टेंट, इन सबको ले लो इंटीग्रेशन से बाहर, तो बचा क्या? इंटीग्रल dq। इंटीग्रल dq इज नथिंग बट q, तो आंसर आ गया k q बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपका आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस थीटा को अपन हटा देते हैं, अपन cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो cos थीटा कैन बी गिवन एज a by r, cos थीटा कैन बी गिवन एज a by r इन दिस ट्रायंगल, है ना, a by r। तो मैं cos थीटा को लिखता हूँ, दिस कैन बी गिवन एज k q by a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू a by r। और स्मॉल r की वैल्यू हमने पता है, ये है स्मॉल r की वैल्यू, इसको इधर पुट कर देते हैं, तो e आपको मिल जाएगा k q a by a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्योंकि ये पावर 1 है और r में पावर हाफ आ रही है, ये 1.5 मिलके हो जाएगा 3/2। ओके, ध्रुवी, ध्रुवी म्यूट करो। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे आपको मिलने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम कई बार यूज करने वाले हैं। रिंग वाला क्वेश्चन में कई बार नीट में और जेई में पूछा जा चुका है, आगे भी पूरे चांसेस है पूछे जाने के। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपको हमेशा याद होना चाहिए। okay. सर cos थीटा भी कांस्टेंट होगा? हाँ, cos थीटा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, ये एक रिंग है, सोच इस रिंग से तुम ऊपर की तरफ चल रहे हो, ठीक है, ऊपर एक फिक्स पॉइंट है जहाँ पे जिस डिस्टेंस पे तुम जा रहे हो, तो ये r हमेशा फिक्स होने वाला है। ऊपर जितना तुम आए वो डिस्टेंस भी फिक्स होने वाला है, तो ये एंगल भी हमेशा फिक्स बनेगा जो ऊपर की तरफ बनेगा। जैसा है, जैसे मैं अगर एक एलिमेंट यहाँ लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस r हो गई, ये और ये बन रहा है, तो ये थीटा हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि दिस इज r, दिस इज a, दिस इज थीटा, हमेशा कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ये हमेशा थीटा ही मिलने वाला है आपको, ऐसा रहेगा। तो इसको अपन कांस्टेंट मान के ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको एक होमवर्क में जो दे रहा हूं, वो आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि ये E की वैल्यू मैक्सिमम कब है, एट व्हाट पोजीशन E इज मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है मैं बता देता हूं आपको। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि पोजीशन के साथ E को देखना है, तो हम DE बाय DA ये निकालेंगे, क्योंकि A वो डिस्टेंस है जिसके साथ फील्ड वेरी कर रहा है, और E की बात हमें करनी है, तो हम देख रहे हैं DE बाय DA। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप A के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 के। इससे आप निकालेंगे वो मैक्सिमम पोजीशन जहां पे E मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, आपका होमवर्क है, मुझे करके भेजेंगे आज शाम तक। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके, मैं बता देता हूँ। किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी फंक्शन की जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। ऐसा क्यों? कि अगर एक ग्राफ है, इस तरीके का एक ग्राफ है, मान लो ये y और x का ग्राफ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी एक रिलेशन यहाँ पे होगा, जैसे कि यहाँ एक रिलेशन है E इज अ फंक्शन ऑफ A, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि E जो है वो A के साथ वेरी कर रहा है, ऐसे यहाँ y x के साथ वेरी कर रहा है। अब सोच, मैंने बोला मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब ये ऊपर चढ़ चुका होगा और फिर नीचे वापस आ रहा होगा, स्लोप इसका नीचे की तरफ होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप इज ऑलवेज 0, स्लोप इज ऑलवेज 0, क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, मैक्सिमम पे स्लोप इज ऑलवेज 0, और स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, मिनिमम में भी ऐसा ही होगा, ऐसा है, तो यहाँ पे स्लोप 0 होगा।
तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, डिफरेंशिएट करके जीरो करो, मतलब स्लोप को जीरो करो। तो यही आपको यहाँ पे करना है, आपको DE बाई DA को करना है जीरो। अभी क्लियर है जय? यस सर। यस, तो DE बाई DA को आप जीरो करेंगे। डिफरेंशिएशन में ध्यान रखिएगा, A ऊपर भी है, A नीचे भी है, U बाई V का रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा, है ना, याद है, डिफरेंशिएशन ऑफ U बाई V, वो यूज करके आपको जीरो करना पड़ेगा। तो ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद मुझे A की वैल्यू बताइएगा कितनी आ रही है। मैं आपको आंसर दे देता हूँ, A इज इक्वल टू R बाई रूट टू। इस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, A इज इक्वल टू R बाई रूट टू। वैसे प्लस माइनस मिलता है, प्लस माइनस R बाई रूट टू। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E मैक्स, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इस A की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, R बाई रूट टू, तो आपको मैक्सिमम जो फील्ड है वो भी मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे आज शाम तक। तो आपके आज दो काम है। पहला काम वो टेबल बनाना जिसमें अब रिंग भी ऐड हो जाएगी, और इसको सॉल्व करना, डेरिवेशन करके मुझे भेजना। क्लियर? चलिए, तो मेरे को लगता है कि ये मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, 40 मिनट्स इसके होने वाले हैं। तो 2 मिनट बाकी है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, आप फिर से ज्वाइन करेंगे एक बार, ठीक है? तो अभी मैं इसको मीटिंग को एंड करके आप लोग तुरंत ज्वाइन करें वापस अभी।